है एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री इन डिटेल, जहाँ केमिस्ट्री स्टडी करते हैं डिटेल में। तो आज का जो लेक्चर रहेगा वो कम्प्लीटली मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से भरा हुआ रहेगा। जो लोग लाइफ साइंस के बैकग्राउंड से आते हैं, जैसे जिनका बॉटनी, जूलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी वगैरह है, उनके लिए थोड़ा सा ज़्यादा प्रैक्टिस करने वाली टर्म रहेगी। बाकी मैथ्स, जिनका पीसीएम ग्रुप है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, मैथ्स वाले को तो कोई ज़्यादा दिक्कत जाएगी नहीं। मैथ्स वाले तो शायद ये वीडियो देखे भी ना, वो तो बुक से ही समझ लेंगे। आज हम देखेंगे, थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे, इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन एंड एयरिंग इक्वेशन या फिर आयरिंग इक्वेशन। इंटीग्रेटेड फॉर्म सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। चार मार्क के लिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग क्यों ना करें, ये डेरिवेशन आपको आना चाहिए। व्हाट इज सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन? द रिएक्शन in which rate of reaction depends upon the concentration of two reactants. The reaction in which the rate of reaction depends upon the concentration of two reactants. Such reaction is called second order reaction. सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो यहां पर दो केसेस स्टडी करनी पड़ती है। जब दोनों रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन सेम, दूसरी जब दोनों रिएक्टेंट्स का कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग। पहले हम देखेंगे व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ द रिएक्टेंट्स इज सेम। दो अलग अलग मैथमेटिकल डेरिवेशंस हमें, इक्वेशंस हमें देखनी पड़ेगी। केस वन, व्हेन concentration of both the reactants is same। अब both the reactants बोला है मतलब दो ही रिएक्टेंट होंगे, या फिर आप यहां पर लिख सकते हैं concentration of two reactants is same। चलिए, consider a reaction A plus B will give products। रिएक्शन शुरू होने की है मतलब इनिशियल कंडीशन। इनिशियल कंडीशन का मतलब रिएक्शन शुरू होने की। तो मान लीजिए ए का कॉन्सेंट्रेशन है स्मॉल ए। अब दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम है, जितनी मात्रा में ए लेंगे उतनी ही मात्रा में बी भी लेंगे। तो यहां पर मैं स्मॉल बी ना लिखते हुए ए ही लिखता हूं, क्योंकि दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम। ये 1 मोलर तो ये भी 1 मोलर, ये 2 मोल तो ये 2 मोल। रिएक्शन शुरू होने की है, इसका मतलब प्रोडक्ट्स बनने के हैं। ओके, एट टाइम टी कुछ प्रोडक्ट्स बने, कुछ समय बाद रिएक्टेंट्स की क्वांटिटी कम हुई तो प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी बढ़ना शुरू हो गई। तो इनकी क्वांटिटी कितनी बचेगी? ये रहेगा a माइनस एक्स, और इसको भी हम लिखेंगे a माइनस एक्स। ओके, आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। तो अब आगे बढ़ेंगे। As reaction is second order, rate of reaction is directly proportional to
concentration of both the reactants. Is given by, रेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, dx अपॉन dt, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम. रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इंटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B. तो dx अपॉन dt क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हट जाएगा, तो यहां पर हम लिखेंगे कांस्टेंट K2. 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रेट कांस्टेंट फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन. A का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, A का कॉन्सेंट्रेशन ये A माइनस एक्स, B का कॉन्सेंट्रेशन कितना है A माइनस एक्स. इसको हम लिखेंगे A माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाय A माइनस एक्स. यहां पर डायरेक्ट लिखा है A का कॉन्सेंट्रेशन ये, B का कॉन्सेंट्रेशन ये, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा दिया. फिर इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, dx अपॉन dt इज इक्वल्स टू K2. क्या हो जाएगा ये, A माइनस एक्स होल स्क्वायर, A माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाय A माइनस एक्स, A माइनस एक्स होल स्क्वायर. dx अपॉन ये A माइनस एक्स स्क्वायर को इधर डालो, इधर डिनोमिनेटर में. जीरो ऑर्डर के लिए हमने यही स्टेप्स फॉलो की थी, फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमने यही स्टेप्स फॉलो की, सेकंड ऑर्डर के दोनों केस के लिए ऐसे ही स्टेप्स फॉलो करेंगे, थर्ड ऑर्डर के लिए भी ऐसे ही स्टेप्स फॉलो करेंगे. इज इक्वल्स टू K2, ये dt इधर चला जाएगा, चेंज इन टाइम, स्मॉल चेंज इन टाइम. इंटीग्रेटिंग अबाउ इक्वेशन, क्या मिलेगा हमको, इसका इंटीग्रेशन अगर करेंगे dx अपॉन A माइनस एक्स स्क्वायर. अब ये K2 जो है वो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, राइट. हम इसको इंटीग्रेट अगर करेंगे तो पहले इसको ऐसे लिखेंगे ना, लेकिन K2 कांस्टेंट है तो इधर साइड आ जाएगा, जो डिफरेंशिएशन वाला पोर्शन रहता है d उसी को इंटीग्रेशन लगता है ना, तो K2 पहले ही बाहर लिखता हूं dt. अब dx अपॉन A माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन लेंगे तो क्या आता है 1 अपॉन A माइनस एक्स. अगली वाली स्लाइड में बताता हूं, पहले आप इसको सेव करो, इसका स्क्रीनशॉट लो, सेव करो प्लीज. ले लिया, चलो नेक्स्ट. उसके इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आती है 1 अपॉन A माइनस एक्स इज इक्वल्स टू K2 मल्टीप्लाइड बाय T प्लस C. यहां पर C क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट. In order to find the value of C, we use initial condition. अब इनिशियल कंडीशन मतलब रिएक्शन शुरू होने के पहले की अवस्था, जहां t इज इक्वल्स टू 0 और x इज इक्वल्स टू आएगा 0. प्रोडक्ट बनने के हैं, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन 0, रिएक्शन शुरू होने की है, तो जो टाइम हम गिनते हैं वो शुरू होने का है t इज इक्वल्स टू 0. रखो, पुटिंग दिस वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1. we get 1 अपॉन A माइनस 0, x की जगह 0 लिखो, इज इक्वल्स टू K2 मल्टीप्लाइड बाय 0 प्लस
टी की जगह भी 0 लिखना है ना, जहां जहां x है वहां 0 लिखो, जहां जहां t है वहां 0 लिखो, प्लस सी। अब यहां पर k2 इंटू 0, ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी 0। तो c इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1/a। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, c की वैल्यू पता कर लिए, इस इक्वेशन में रखो 1/a माइनस एक्स इज इक्वल्स टू k2 मल्टीप्लाइड बाई टी प्लस 1/a। अब हमें रेट कांस्टेंट निकालना है ना, तो क्या करना पड़ेगा, प्लस वाली साइन इधर आ जाएगी 1/a माइनस एक्स। अब ये प्लस में है, इधर साइड आएगी तो माइनस 1/a इज इक्वल्स टू k2 मल्टीप्लाइड बाई, पहले इसको सॉल्व कर लो, फिर ये जो t है इधर साइड लेके आ जाएंगे। k2 मल्टीप्लाइड बाई टी इज इक्वल्स टू, इसको यहां पर लिखा है, इसका सॉल्यूशन यहां देखते हैं, a माइनस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन a माइनस एक्स अपॉन a इंटू a माइनस एक्स। करेंगे सॉल्व। k2 t इज इक्वल्स टू, ब्रैकेट के बाहर निकालो, क्या हो जाएगा a माइनस प्लस एक्स। क्यों, ब्रैकेट के पहले यहां पर माइनस है ना, अगर प्लस होता तो साइन चेंज नहीं होते, यहां पर माइनस है तो सबका चेंज अंदर वालों का चेंज हो जाएगा। a प्लस में है माइनस में आ जाएगा, x माइनस में है प्लस में आ जाएगा, अपॉन a माइनस एक्स। यहां पर a माइनस a कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा k2 इज इक्वल्स टू, अब ये t को इधर भेजो 1/t, ये पूरी टर्म ब्रैकेट में x अपॉन a इंटू a माइनस एक्स। दिस इज द इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन व्हेन concentration of both the reactants is same। दोबारा क्या बोला, this is the integrated form of rate constant for second order reaction when concentration of both the reactants is same। इसको डाल दो बॉक्स में। इसी के लिए टी हाफ कैसे निकालते हैं वो डिस्कस करेंगे, और सेकंड केस में सेकंड ऑर्डर रेट कांस्टेंट के लिए जब दोनों रिएक्टेंट्स का कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग रहता है उसके लिए डेरिवेशन देखेंगे। इसको सेव करो, टी हाफ देखना है अभी इस इक्वेशन के लिए। कर लिया सेव। तो व्हाट इज हाफ लाइफ पीरियड, द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट हाफ ऑफ द रिएक्शन, इट इज कॉल्ड हाफ लाइफ पीरियड। The time required to complete half of the reaction is called as half life period। हाफ लाइफ पीरियड को हाफ लाइफ टाइम भी बोला जाता है, जिसे रिप्रेजेंट किया जाता है टी हाफ से। हाफ लाइफ पीरियड इज रिप्रेजेंटेड बाय टी हाफ। चलो, तो मान लो एक रिएक्शन है, ए इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, तो ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, कोई भी एक रिएक्शन पकड़ लो। यहां पर A मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन रहेगा 0। मान लो ये A इज इक्वल्स टू है यहाँ पर 100, तो ये 100 मॉलिक्यूल्स के 50 मॉलिक्यूल होने के लिए तो जो प्रोडक्ट बनेंगे वो भी कितने बनेंगे 50। तो X कितने बनेंगे यहाँ पर,
यहां हम इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन लिखते हैं A, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर टाइम T लिखते हैं X। X 50 बने तो A कितने बचे, A/2। 100 के 50 होने के लिए जो टाइम लगता है उसको हम बोलते हैं हाफ लाइफ पीरियड। 1 मोल के आधे मोल होने के लिए जो टाइम लगेगा उसको बोलेंगे हम हाफ लाइफ पीरियड। तो हाफ लाइफ पीरियड पता करने के लिए हमें लिखना पड़ता है x इज इक्वल्स टू A/2। तो x A/2 इज इक्वल्स टू x, A/2 100/2 मतलब 50, तो x इज इक्वल्स टू 50। तो in order to find half life period, x is equals to A/2 एंड t की जगह हम लिखेंगे t हाफ। तो K2 इज इक्वल्स टू क्या आता है, यहां देखो 1/t x अपॉन a इंटू a माइनस एक्स, 1/t x अपॉन a इंटू a माइनस एक्स। ये हमारा रेट कांस्टेंट का इंटीग्रेटेड फॉर्म है। x की जगह A/2 लिखो, t की जगह t हाफ लिखो। K2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन t हाफ, x की जगह A/2 अपॉन a मल्टीप्लाइड बाय a माइनस A/2। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, a माइनस A/2 मतलब क्या आता है, A/2 ही आएगा। देखो K2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन t हाफ A/2 a, इसको सॉल्व करो ब्रैकेट को, ये फिर से आ जाएगा A/2। डिनोमिनेटर को पहले सॉल्व करो, ये आ जाएगा A/2 अपॉन a मल्टीप्लाइड बाय A/2, ऐसे ही आएगा। मतलब ये क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर। चलो करो रीअरेंज, K2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन t हाफ, ये आ जाएगा, ये 2 कैंसिल, ये आ जाएगा 1 अपॉन a। तो t हाफ इज इक्वल्स टू 1 अपॉन K2 मल्टीप्लाइड बाय a। यह है हमारा हाफ लाइफ पीरियड के लिए रेट कांस्टेंट का इक्वेशन। हाफ लाइफ पीरियड फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रेट कांस्टेंट इनटू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। ओके, चलो सेव करो इसको, हो गया। हाँ, उससे पहले कि हम रेट इंटीग्रेशन देखें, किसके लिए, व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ द रिएक्टेंट्स इज डिफरेंट। K2 का यूनिट पहले देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या है, रेट कांस्टेंट फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, K2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन t x अपॉन a इंटू a माइनस एक्स। तो यूनिट क्या आ जाएगा, 1 अपॉन सेकेंड मोल पर लीटर मल्टीप्लाइड बाय मोल पर लीटर, इस तरीके से। तो K2 का यूनिट डायरेक्टली आता है, ये मोल पर लीटर और ये मोल पर लीटर हो जाते हैं कैंसल। तो लीटर पर मोल पर सेकेंड।
दिस इज द रेट यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। इसको भी सेव कर लो प्लीज। हो गया, चलो अब देखेंगे। इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन कब? when concentration of two reactants, that is both the reactants, is different. ये वाला एग्जाम में पूछे जाने के ज्यादा चांसेस है। कंसिडर ए रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन को कंसिडर करो जिसमें A प्लस बी रिएक्ट होंगे और कुछ प्रोडक्ट्स बनेंगे। इनिशियल कंडीशन, रिएक्शन शुरू होने के पहले की अवस्था, A का कॉन्सेंट्रेशन स्मॉल a, B का कॉन्सेंट्रेशन स्मॉल b, प्रोडक्ट्स का कॉन्सेंट्रेशन 0, रिएक्शन शुरू होने की है प्रोडक्ट बनने के। आफ्टर सम टाइम, एट टाइम t, प्रोडक्ट्स कुछ क्वांटिटी में बनेंगे, तो रिएक्टेंट्स कितने बचेंगे? a माइनस एक्स और b माइनस एक्स। जितनी क्वांटिटी में a कम होंगे उतनी क्वांटिटी में a कम होंगे, प्रोडक्ट बनेंगे एट टाइम t। ये इनिशियल कंडीशन के लिए टाइम t। एज द रिएक्शन इज सेकेंड ऑर्डर, रेट ऑफ रिएक्शन इज directly proportional to the concentration of two reactants. To concentration of both reactants. Rate मतलब dx upon dt. Directly proportional to molar concentration of A into molar concentration of B. Second order reaction मतलब rate of reaction depends upon the concentration of both the reactants. dx upon dt जैसा का वैसा लिखो। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाओ, कुछ तो भी कांस्टेंट आएगा जिसको हम लिखेंगे K2। टू स्टैंड्स फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। A का कॉन्सेंट्रेशन A माइनस एक्स, B का कॉन्सेंट्रेशन B माइनस एक्स। इक्वेशन को रीअरेंज करो, dx अपॉन A माइनस एक्स इंटू B माइनस एक्स इज इक्वल्स टू K2 इंटू dt। इंटीग्रेटिंग अबाव इक्वेशन, वी गेट, इंटीग्रेट करो, dx अपॉन a माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाय b माइनस एक्स इज इक्वल्स टू K2 इंटीग्रेशन ऑफ dt। कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। इसका सॉल्यूशन ये होता है 1 अपॉन a माइनस बी ln a माइनस एक्स अपॉन b माइनस एक्स। ये एक फॉर्मूला होता है, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगी, इज इक्वल्स टू K2 मल्टीप्लाइड बाय t प्लस c। इसको हम नाम दे देंगे
equation number 1 where C is integration constant. इसके बाद वही चीजें जो लास्ट डेरिवेशन में की थी. In order to find out the value of C, we will use initial condition t is equals to 0 and x is equals to 0. इस इक्वेशन में x की जगह 0 लिखो, t की जगह 0 लिखो, जो आया मतलब C की वैल्यू. स्क्रीनशॉट कर लिया सेव. चलो in order to find value of C, we use initial condition. कौन सी इनिशियल कंडीशन? x इज इक्वल्स टू 0 एंड t इज इक्वल्स टू 0. प्रोडक्ट बनने के हैं, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन 0, रिएक्शन शुरू होने की है, टाइम 0. 1 अपॉन a माइनस बी ln a माइनस 0 अपॉन b माइनस 0. x की जगह 0 लिखो, K2 मल्टीप्लाइड बाय 0 प्लस C. अब K2 मल्टीप्लाइड बाय 0, ये पूरी टर्म हो जाएगी 0. तो C की वैल्यू क्या आएगी? 1 अपॉन ए माइनस बी ln a अपॉन बी. ये हमको मिल गई C की वैल्यू. पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1. ये डेरिवेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है, बहुत इजी है, 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा. 1 अपॉन ए माइनस बी ln ए माइनस एक्स अपॉन बी माइनस एक्स इज इक्वल्स टू K2 T प्लस C की जगह ये पूरी टर्म 1 अपॉन ए माइनस बी ln a अपॉन बी. ये ऐसा, राइट. अब K2 की वैल्यू निकालनी है, तो ये प्लस के बाद की जो भी C की वैल्यू है इक्वल टू के इधर साइड आ जाएगी तो माइनस में चली जाएगी. तो यहां पे पहले K2 T इज इक्वल्स टू लिखो 1 अपॉन ए माइनस बी ln a माइनस एक्स अपॉन बी माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन ए माइनस बी ln a अपॉन बी, राइट. अब ये पूरी टर्म जो है यहां पर इक्वल टू ये ऐसा, ऐसे ही शो करेंगे. हाँ, चलिए K2 T इज इक्वल्स टू, क्या कॉमन दिख रहा है इसमें? एक सेकंड ना, 1 अपॉन ए माइनस बी कॉमन निकल जाएगा. बची हुई टर्म ब्रैकेट में डालो ln a अपॉन एक्स a माइनस एक्स अपॉन बी माइनस एक्स. इसको ऐसे लिख रहा हूं, a अपॉन बी. K2T is equals to 1 upon
ए माइनस बी। अब ये लॉग में है ना माइनस की वैल्यू, लॉग ये टर्म माइनस लॉग, ओवरऑल वैल्यू कैसे हो जाएगी, ln a माइनस एक्स अपॉन बी माइनस एक्स अपॉन a अपॉन बी। तो सबसे नीचे वाली डिनोमिनेटर की टर्म सबसे ऊपर चले जाएगी, उसके ऊपर वाली यहाँ आ जाएगी। तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, k2t इज इक्वल्स टू 1 अपॉन a माइनस बी ln b इंटू a माइनस एक्स अपॉन a मल्टीप्लाइड बाय b माइनस एक्स, इस तरीके से। अब ये नेचुरल लॉग है, तो कॉमन लॉग में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2.303 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो k2 इज इक्वल्स टू, अब ये t की टर्म इधर भेजो तो कैसे हो जाएगा 2.303, दोनों स्टेप एक ही इसमें की हुई है, t मल्टीप्लाइड बाय a माइनस बी। ये t डिनोमिनेटर में, नेचुरल लॉग को कॉमन लॉग में कन्वर्ट करो, log टू द बेस 10 ऑफ p इंटू a माइनस एक्स अपॉन a इंटू b माइनस एक्स। दिस इज द इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ rate constant of, this is the integrated form of second order reaction when concentration of both the reactants is different। एग्जाम में आ सकता है, सेव करो। इसके लिए टी हाफ एग्जाम में नहीं पूछता, इसके लिए भी यूनिट्स वही आएंगे। चलिए, जो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूनिट्स देखे थे ना, वही लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स। अब देखेंगे इंटीग्रेशन फॉर्म फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ये इक्वेशन होगी, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में नहीं होगी। आप अपने सिलेबस में कंपेयर करेंगे और नोट करेंगे। चलिए, पहले थर्ड ऑर्डर रिएक्शन मतलब द रिएक्शन इन विच रेट ऑफ रिएक्शन मतलब स्पीड ऑफ रिएक्शन depends upon the concentration of three reactants। of three reactants। Consider a reaction। जिसमें तीन रिएक्टेंट्स रहेंगे, A प्लस बी प्लस सी विल गिव प्रोडक्ट्स। इनिशियल कंडीशन, एट टाइम टी, कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम टी। अब तीनों का कॉन्सेंट्रेशन मान के चलेंगे सेम है, तो ए का कॉन्सेंट्रेशन ए, बी का कॉन्सेंट्रेशन ए और सी का कॉन्सेंट्रेशन भी रहेगा ए। प्रोडक्ट्स बनने के हैं मतलब जीरो। क्या बनेगा यहाँ पर, आप कुछ समय बाद कुछ प्रोडक्ट बनेंगे, तो इनका बचा हुआ कॉन्सेंट्रेशन ए माइनस एक्स
a माइनस एक्स एंड a माइनस एक्स। तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे दिया जाता है, dx अपॉन dt। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 3 रिएक्टेंट्स। कौन से A, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इंटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B इंटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओ, कुछ तो भी कांस्टेंट आएगा जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे K3। 3 मतलब रेट कांस्टेंट फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। K3 इज अ रेट कांस्टेंट फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। 3 का मतलब थर्ड ऑर्डर। चलो सबको लिखो a माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाई a माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाई a माइनस एक्स। dx अपॉन dt इज इक्वल्स टू K3 a माइनस एक्स का क्यूब। ओके, इक्वेशन को रीअरेंज करो, dx अपॉन a माइनस एक्स का क्यूब होल क्यूब। ये वाली टर्म यहां लेके आएंगे, dt वाली टर्म यहां लेकर आएंगे। इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन अबव इक्वेशन, तो इंटीग्रेशन इसका लेंगे और K3 यहां पर, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है इसलिए। इसको सॉल्व करेंगे, इसका फॉर्मूला आता है 1 अपॉन 2 a माइनस एक्स स्क्वायर। इसके इंटीग्रेशन की वैल्यू आती है 1 अपॉन 2 इंटू a माइनस एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू K3 t प्लस c। यहां पर c क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। c इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट इन। c की वैल्यू पता करने के लिए हम क्या करते हैं, इनिशियल कंडीशन का इस्तेमाल करते हैं, x इज इक्वल्स टू 0, t इज इक्वल्स टू 0। टू फाइंड वैल्यू ऑफ c वी यूज इनिशियल कंडीशन। यहां तक सेव करो, फर्दर कंटिन्यू करते हैं। कर लिया सेव, चलो कंटिन्यू करते हैं। 1 अपॉन ट्वाइस a माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू K3 t की जगह 0 लिख दो प्लस c, और x की जगह भी क्या लिखना है, 0। क्या आएगा, ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो c इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ट्वाइस a स्क्वायर, a माइनस 0 a का स्क्वायर ट्वाइस a स्क्वायर। ये आ गई हमारी इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 वी गेट, क्या मिलेगा, a माइनस एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू K3 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट 1 अपॉन ट्वाइस a स्क्वायर। K3 की वैल्यू पता करनी है, तो ये प्लस वाला जो है वो इक्वल टू के इधर आ जाएगा। कैसे लिखेंगे इसको, K3 मल्टीप्लाइड बाई t इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ट्वाइस a माइनस एक्स स्क्वायर
प्लस माइनस 1/2 यहाँ पर क्या कॉमन दिख रहा है? 1/2, मतलब डिनोमिनेटर में 2 कॉमन दिख रहा है। K3 इज इक्वल्स टू 1/2, ये वाली टर्म 1/a माइनस एक्स होल स्क्वायर माइनस 1/a स्क्वायर। ये 2 डिनोमिनेटर का हमने कॉमन निकाला है यहाँ पर। इसको पहले सॉल्व करेंगे। किस तरीके से दिखेगा? a स्क्वायर माइनस a माइनस एक्स होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय a माइनस एक्स होल स्क्वायर। इसको बाइफरगेट कर देता हूँ, अदरवाइज आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन लगेगा। ओके, करो कंटिन्यू। K3 इज इक्वल्स टू 1/2t हो जाएगा। ये t जो है मल्टीप्लिकेशन का इक्वल टू के इधर साइड आने के बाद में डिनोमिनेटर में a स्क्वायर माइनस, अब a माइनस b होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला रहता है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, a माइनस एक्स होल स्क्वायर। a माइनस b होल स्क्वायर, b की जगह x है, a माइनस एक्स होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ax प्लस एक्स स्क्वायर। डिनोमिनेटर जैसा का वैसा। ब्रैकेट ओपन करो। अब ब्रैकेट के पहले यहां पर क्या है? माइनस, तो माइनस पूरे टर्म से मल्टीप्लाई होगा, साइन चेंज हो जाएंगे सबके। अगर प्लस होता है तो अंदर वालों के साइन चेंज नहीं होते। माइनस है तो ये माइनस सभी के साथ इंटरफियर करेगा। ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ये ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए एक्स, ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एक्स हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर फिर से जैसा का वैसा। डिनोमिनेटर की टर्म को यहां छेड़ना ही नहीं है। K3 इज इक्वल्स टू 1/2t। चलो, ये a स्क्वायर टर्म कैंसल हो जाएगी। किस तरीके से दिखेगा? ट्वाइस ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ए माइनस एक्स होल स्क्वायर। अब यहां से x कॉमन निकल सकता है? बिल्कुल निकल सकता है। K3 इज इक्वल्स टू 1/2t। x कॉमन निकालो, x ब्रैकेट में ट्वाइस a माइनस एक्स, x ट्वाइस ए माइनस एक्स अपॉन ए स्क्वायर ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। दिस इज द इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ रेट कांस्टेंट या फिर इंटीग्रेटेड फॉर्म फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। यहां पर लॉग की कोई टर्म नहीं है। आई होप इजी था। सेव करो इसको। हाँ, एक चीज, इसका यूनिट में डायरेक्ट लिख रहा हूं। K3 का जो यूनिट होता है वो होता है लीटर स्क्वायर मोल इनवर्स स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। ओके, ये K3 का यूनिट भी आप नोट डाउन कर लेंगे। और ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, ये कैसे आया।
K3 का यूनिट। अब सेव करो। कर लिया सेव। अब हम देखेंगे आयरन इक्वेशन। पिछले कुछ वीडियोस में हमने एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी देखी थी, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं ACT, या फिर जिसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। किसने दी थी? हेनरी आयरिंग ने। ओके, तो हमें इस वीडियो में देखना है आयरिंग इक्वेशन। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी के हिसाब से या फिर ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी के हिसाब से A प्लस B आपस में पहले टकराएंगे और बनेंगे AB हैश। ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है या फिर ट्रांजिशन स्टेट है। ट्रांजिशन स्टेट मतलब या तो जहां पर बॉन्ड टूट रहे हैं या फिर जहां पर बॉन्ड बन रहे हैं। हो सकता है कभी कभार ये रिएक्टेंट्स जब ट्रांजिशन स्टेट में जाएंगे तो ये प्रोडक्ट बनने की बजाय वापस भी आ सकते हैं। हम तो ये अज्यूम करके चलते हैं कि AB हैश मतलब एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। यहां से या तो प्रोडक्ट बन सकते हैं सीधा रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन, या फिर कुछ मॉलिक्यूल्स वापस रिएक्टेंट में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। ऐसा ग्राफ हमने देखा था, इधर एनर्जी प्लॉट की गई थी और इधर रेट ऑफ रिएक्शन। एनर्जी इधर साइड, पोटेंशियल एनर्जी। यहां पे R मतलब रिएक्टेंट की एनर्जी, P मतलब प्रोडक्ट की एनर्जी। हमने एक्टिवेशन एनर्जी भी देखा था, और ये क्या है? AB हैश मतलब ट्रांजिशन स्टेट या फिर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। रिएक्टेंट की एनर्जी बढ़ती है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए ये अपनी एनर्जी लूज करके फटाक से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन ये A प्लस B AB डैश AB हैश ये इक्विलिब्रियम की तरह नहीं दिख रहा है क्या? रिवर्सिबल एरो मतलब इक्विलिब्रियम, आगे एज वेल एज बैकवर्ड रिएक्शन, और ये सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है Kc से, लेकिन इस केस में हम रिप्रेजेंट करेंगे K हैश से। और AB हैश इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे K2 से। अब यहां पर ये K2 जरूरी नहीं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन रिप्रेजेंट करें, दो मॉलिक्यूल आपस में टकरा के प्रोडक्ट बना रहे हैं ना, इसलिए हमने यहां पर K2 लिखा है। अगर आपको ये ग्राफ सेव करना है तो करो, अदरवाइज लेट इट बी। चलो, इसके लिए आपको इक्विलिब्रियम थोड़ा सा पता होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, K हैश इज इक्वल्स टू, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब रेशियो ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब यहां पे डायरेक्ट प्रोडक्ट तो नहीं बने, इक्विलिब्रियम का एरो यहां पर है। मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AB हैश अपॉन मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स।
प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का कॉन्सेंट्रेशन न्यूमरेटर में, जिनसे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना है उनका कॉन्सेंट्रेशन डिनोमिनेटर में। तो यहां से ए बी हैश का कॉन्सेंट्रेशन कितना आ जाएगा, ए बी हैश, ये इधर चले जाएंगे, इट विल बी के हैश इज इक्वल्स टू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। इसको हम बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब अकॉर्डिंग टू रेट एक्सप्रेशन, dx अपॉन dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। K2 का लिख रहे हैं तो K2 की वैल्यू इन पे डिपेंड रहती है, K हैश की वैल्यू ये अपॉन ये। K हैश का हिसाब देख लिया, K2 का हिसाब देख रहे हैं, dx अपॉन dt इज इक्वल्स टू K2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बी हैश। अब ए बी हैश की वैल्यू हम यहां से लिख सकते हैं, यहां पर लिखते हैं dx, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोलते हैं। dx अपॉन dt इज इक्वल्स टू K2, ए बी हैश की जगह ये वाली टर्म लिखो, K हैश इंटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया था कि रिएक्टेंट्स आर गेटिंग कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स, तो जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स ए बी हैश की जो एनर्जी रहती है, यहां पर या तो बॉन्ड टूट रहे हैं या तो बॉन्ड बन रहे हैं। ज्यादा वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ गई इसका मतलब बॉन्ड टूटेंगे। आपने रिजिड नॉन रिजिड रोटर पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा होगा तो स्पेक्ट्रोस्कोपी वाले स्टूडेंट्स को पता होगा। एक चीज समझेंगे, वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कौन सी रहती है, सीजरिंग, वैगिंग, रॉकिंग वगैरह। तो यहां पे मॉलिक्यूल्स अच्छे खासे वाइब्रेशन में है, तो वन ऑफ द वाइब्रेशनल डिग्रीज इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू ट्रांसलेशनल एनर्जी। वाइब्रेशनल एनर्जी is getting converted into translational energy। अब वो एग्जैक्टली कैसे आता है मैं फिर किसी वीडियो में बताऊंगा, अभी अगर बताने लगे हम टॉपिक से भटक जाएंगे। तो वाइब्रेशनल एनर्जी क्लासिकल मैकेनिक्स वाली है, इज गिवन as K2 is equals to KB T अपॉन H। अब यहां पर KB मतलब होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, KB is equals to बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ये मैंने गैसियस स्टेट वाले वीडियोस में अच्छे से समझा के रखा है। ये वाली टर्म यहां पर रखेंगे, कौन सी, K2 is equals to। इसको पहले सेव कर लो, बाकी बचा हुआ डेरिवेशन आगे कंटिन्यू करता हूं। सेव करो, इसको हम बोल देंगे इक्वेशन नंबर 3। ये वाली वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में रखेंगे। किस तरीके से दिखेगा, dx अपॉन dt इज इक्वल्स टू K2 की जगह KB K हैश मोलर कॉन्सेंट्रेशन होती है।
इसको हम बोलते हैं इक्वेशन नंबर 4। इसको इक्वेशन नंबर 3 बोला, हम उसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 4। अब एक चीज ध्यान देंगे, a प्लस बी डायरेक्टली अगर प्रोडक्ट बनते हैं, ये तो हमने एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में, ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन अगर देखा जाए, ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन कैसे दिया जाएगा, dx अपॉन dt इज इक्वल्स टू K2 मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इंटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B, राइट, इक्वेशन नंबर 5। अब ये भी dx अपॉन dt है, ये वाली टर्म, ये भी dx अपॉन dt है, ये वाली टर्म। कंपेयरिंग इक्वेशन 4 एंड 5, करो कंपेयर, K2 इंटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इंटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B, KB T अपॉन H, K हैश मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इंटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B। कौन सी टर्म यहां से कैंसिल होगी, ये मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AB, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एंड B। किस तरीके से दिखेगा, K2 इज इक्वल्स टू KB T अपॉन H, K हैश। लेकिन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट KB इट इज गिवन एज R बाय N। यहां पर R बाय N का मतलब होता है गैस कांस्टेंट पर मॉलिक्यूल, R बाय N इज गैस कांस्टेंट, 8.314 वाली वैल्यू पर मॉलिक्यूल। ये वाली वैल्यू इस इक्वेशन में रखो, K2 इज इक्वल्स टू R T अपॉन H, K हैश। इस इक्वेशन को हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 6। ये वाली टर्म ध्यान में रखना, बहुत काम की है। अब G का मतलब होता है गिब्स एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, राइट। डेल्टा G का मतलब चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, डेल्टा G नॉट का मतलब स्टैंडर्ड, डेल्टा G जीरो, डेल्टा G नॉट स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। G मतलब गिब्स फ्री एनर्जी, डेल्टा G मतलब चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, डेल्टा G नॉट मतलब स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। तो ये स्टैंडर्ड मतलब क्या, जहां पर कोई अगर थर्मोडायनामिक चेंज हो रहा है जिसमें गिब्स फ्री एनर्जी बदल रही है, तो चेंज जो पे मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का ही कन्वर्जन पकड़ लो, फिजिकल प्रोसेस है केमिकल प्रोसेस है, जहां पे बनने वाली चीज अगर स्टैंडर्ड अवस्था में बन रही है और जिससे बनी है वो भी स्टैंडर्ड अवस्था में है, तो उस सिचुएशन में जो डेल्टा G होगा उसको हम बोलेंगे स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। रिएक्टेंट अपनी स्टैंडर्ड अवस्था में है, उससे बनने वाला प्रोडक्ट अपनी स्टैंडर्ड अवस्था में है। तो ये स्टैंडर्ड अवस्था कैसे डिफाइन की जाती है,
तो 1 बार प्रेशर, 1 बार प्रेशर बोला है, 1 एटीएम प्रेशर नहीं बोला। 1 बार प्रेशर और टेम्परेचर कितना लेंगे, तो जनरली तीन ही ज्यादा ही टेम्परेचर्स, 0 डिग्री, 25 डिग्री, 100 डिग्री। अब जितना भी लिटरेचर वाला डाटा है, इंग्लिश लिटरेचर वाला नहीं, जो रिसर्च वाला डाटा है, वो 25 डिग्री वाले टेम्परेचर को ज्यादा फेवर करता है। तो 25 डिग्री का टेम्परेचर मतलब 298 केल्विन टेम्परेचर और 1 बार प्रेशर पे जो जिस अवस्था में रहता है उस अवस्था को बोला जाता है स्टैंडर्ड अवस्था या स्टैंडर्ड स्टेट। 25 डिग्री और 1 बार एटमॉस्फेरिक प्रेशर में पानी कौन सी अवस्था में रहता है, लिक्विड अवस्था में। तो वाटर या फिर H2O की स्टैंडर्ड स्टेट क्या हो गई, लिक्विड अवस्था। 25 डिग्री पे कोई भी सब्सटेंस पकड़ लो आप, मान लो कोई भी एक मेटल पकड़ लो, आयरन, लोहा, 25 डिग्री सेल्सियस और 1 बार प्रेशर पे क्या रहता है, सॉलिड। तो उसकी स्टैंडर्ड स्टेट क्या हो गई, सॉलिड। एलिमेंट रहे या कोई केमिकल कंपाउंड रहे या फिर मिक्सचर ऑफ केमिकल कंपाउंड रहे, कुछ भी रहे, 25 डिग्री और 1 बार एटीएम पे उसकी क्या अवस्था है, उसे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड अवस्था या फिर स्टैंडर्ड स्टेट। और चेंज होने के पहले और चेंज होने के बाद दोनों भी चीजें, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, अगर स्टैंडर्ड अवस्था में है, उस प्रोसेस में जो गिब्स फ्री एनर्जी चेंज हुई उसको हम बोलेंगे स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। तो इक्विलिब्रियम के लिए अलग अलग इक्वेशन आएगी और थर्मोडायनामिक इक्वेशन अलग। थर्मोडायनामिक इक्वेशन क्या है, डेल्टा फ्री गिब्स फ्री एनर्जी चेंज के लिए डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो स्टैंडर्ड अवस्था के लिए क्या हो जाएगा, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट। ओके, तो जैसे सॉल्व करूंगा वैसे वैसे आपको पता चल जाएगा। लेकिन अगर आपको इसको पहले सेव करना है तो आप सेव कर लो, सेव करो इसको। हाँ, एक चीज, हाँ, ये यहां पर मैं NH ये लिखना भूल गया, NH RT अपॉन NH, इसको सेव करो, सॉरी फॉर दैट। हो गया। तो अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनामिक्स, हाँ, एक चीज ध्यान में रखेंगे, यहां पर मैंने 1 बार लिखा है लेकिन टेम्परेचर को आप लिखो 25 डिग्री टेम्परेचर, वरना कुछ लोग स्क्रीनशॉट लेके रख देते हैं, बाद में पता ही नहीं चलता स्टैंडर्ड स्टेट कहां गई। अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनामिक्स, डेल्टा जी इज रिलेटेड टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट as delta G is equals to minus RT ln K। तो डेल्टा जी नॉट हैश, कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात कर रहे हैं, माइनस RT ln K हैश। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हमने एरिन इक्वेशन में K हैश से रिप्रेजेंट किया। ये एक हो गया, इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर, तो कितने हुए, 6 हुए, ये हो गया इक्वेशन नंबर 7। डेल्टा जी नॉट, इसको यार एक और, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू क्या होता है, डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस। इसमें नॉट पहले हटा देता हूं। डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डिफरेंस बिटवीन एंथैल्पी एंड प्रोडक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड एंट्रोपी। तो ये डेल्टा जी नॉट
हैश इज इक्वल्स टू डेल्टा एच नॉट हैश माइनस टी डेल्टा एस, एस स्मॉल होना चाहिए, एंट्रोपी का एस स्मॉल रहता है, टी डेल्टा एस नॉट हैश। इक्वेशन नंबर 8, कंपेयरिंग इक्वेशन 7 एंड 8। ये भी डेल्टा जी है, ये भी डेल्टा जी है, कंपेयर करो। यहां से कंपेयर करने के बाद जो के हैश की वैल्यू निकलेगी उसको हमको इक्वेशन नंबर 6 में रखना है, माइनस आर टी एल एन के हैश इज इक्वल्स टू डेल्टा एच नॉट हैश ओके। चलो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय निगेटिव साइन, बोथ साइड बाय -1। तो ये आर टी एल एन के हैश इज इक्वल्स टू डेल्टा एच, प्लस में था माइनस हो जाएगा, डेल्टा एच नॉट हैश प्लस टी डेल्टा एस नॉट हैश। अब ये वाली टर्म माइनस है तो ये टर्म में से ये टर्म माइनस करना होगा, आर टी एल एन के हैश इज इक्वल्स टू टी डेल्टा एस नॉट हैश माइनस डेल्टा एच नॉट हैश। तो एल एन के हैश इज इक्वल्स टू आर टी वाली टर्म इधर चली जाएगी, किस तरीके से दिखेगा, टी डेल्टा एस नॉट हैश माइनस डेल्टा एच नॉट हैश अपॉन आर टी। यहां मल्टीप्लीकेशन में थी, इधर जाएगी तो डिवीजन में हो जाएगा। यहां से लॉग हटा दो, किस तरीके से दिखेगा, के हैश इज इक्वल्स टू ई टू द पावर टी डेल्टा एस नॉट अपॉन आर टी, ई डेल्टा एच माइनस डेल्टा एच नॉट हैश अपॉन आर टी। लॉग हटाओ तो ये टर्म क्या है, ई मतलब यूलर्स कांस्टेंट, लिखो यहां तक आ गया। यहां एक चीज ध्यान देंगे, ये टी डेल्टा एस नॉट अपॉन आर टी, मतलब ये टेम्परेचर और ये टेम्परेचर की टर्म हो जाएगी कैंसल। किस तरीके से लिखेंगे, के हैश इज इक्वल्स टू ई टू द पावर डेल्टा एस नॉट हैश अपॉन आर मल्टीप्लाइड बाय ई टू द पावर डेल्टा एच नॉट हैश अपॉन आर टी। ये जैसा का वैसा। के हैश की वैल्यू पता चल गई, ये वाली वैल्यू रखो कहां पर, इक्वेशन नंबर 6 में, पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ के हैश इन इक्वेशन नंबर 6, वही K2 इज इक्वल्स टू के हैश आर टी अपॉन एन एच वाली, उसमें रखो। इसको पहले सेव करो जल्दी, वीडियो वाइड अप कर देंगे फिर। कम ऑन, हो गया, चलो
ये हो जाएगा K2 इज इक्वल्स टू K हैश RT अपॉन NH। ये थी इक्वेशन नंबर 6। तो K2 इज इक्वल्स टू K हैश e टू द पावर डेल्टा S नॉट हैश अपॉन R e टू द पावर माइनस डेल्टा H नॉट अपॉन RT मल्टीप्लाइड बाय RT अपॉन NH। This is iron equation for simple bimolecular reaction। हालांकि ये रिएक्शन दी गई थी जनरली गैसियस स्टेट्स के लिए, लेकिन लिक्विड स्टेट में जहां पे सॉल्वेंट भी इन्वॉल्व होता है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में, पहले हम क्या करते हैं, रिएक्शन करने के पहले उनके सॉल्यूशंस बनाते हैं, मतलब लिक्विड में ऐड करते हैं, वाटर में ऐड करते हैं, फिर उस सॉल्यूशन को मिक्स करने के बाद में रिएक्शन होती है। तो सॉल्वेंट भी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में पार्टिसिपेट करता है। हालांकि ये इक्वेशन जब सॉल्वेंट पार्टिसिपेट करता है उसके ऊपर भी अच्छी खासी लागू होती है। यहां पर डेल्टा S नॉट हैश इज स्टैंडर्ड एंट्रोपी ऑफ एक्टिवेशन ये है, और डेल्टा H नॉट हैश इज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एक्टिवेशन है। यहां हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। आई नो ढेर सारे मैथमेटिकल फॉर्मूले आज के वीडियो में देखे हैं, बार बार प्रैक्टिस करते रहेंगे आपको आ जाएगा। ओके, वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो की लिंक ज़रूर शेयर करें। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, वीडियो सेव करेंगे। सेव